लोग ऐसा कहते हैं कि किसी चीज को दिल से चाहो तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, और आपकी दिल की आवाज मेरे तक पहुंच गई और उस दिल की आवाज को मैं अनसुना नहीं कर पाई, और मैं लेकर आ गई हूं क्लास 12th बायोलॉजी की कहानी। पहला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत 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 कुछ अच्छा कर सकें। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। इट्स ऑल अबाउट द क्लास 12th बायोलॉजी। पीछे लगे हुए इमेज से आपको ये समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा कि हम कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम हमने पहले 1 क्यों नहीं पढ़ा, फिर 2 क्यों नहीं पढ़ा, हम डायरेक्टली 3 पर क्यों कूद गए हैं। इसका भी रीजन आज की क्लास में हम जानेंगे। क्यों मैंने क्लास 12th के लिए 3rd चैप्टर को चुना पढ़ाना, और क्या जरूरत थी इसे पढ़ाने की, आइए जानते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ये आपके टर्म 1 का चैप्टर है। पहली बात, ठीक है, टर्म 1 के चैप्टर में आपका 2nd, 3rd, 4th तीनों चैप्टर आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि 3rd पढ़ाती हूँ फिर 4th पढ़ाती हूँ, तो ये एक बंच ऑफ चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं 2nd चैप्टर पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं 1st चैप्टर छोड़ दूंगी क्योंकि वो तो नीट में आएगा ही। तो पहले अपन टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, देन उसका जो 1 चैप्टर रिमेन रहेगा उसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी साथ ही साथ चलती जाएगी। और आपने देखा है कि मैं ऐसा पढ़ाती हूँ कि भैया नीट का भी जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको घबराने की जो है, पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कंटिन्यूसली कमेंट देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आपको जेन्युइनली जरूरत है क्लास 12th बायोलॉजी की। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये कहानी 12th की मेरी ज़बानी भी आप सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट ब्रेन्स में लेक्चर अवेलेबल नहीं है, आप उन लेक्चर्स को भी बराबर तरीके से प्रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नीट में बात करूं मैं इसकी तो हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। और मैं आपको बताऊं क्लास 12th बायोलॉजी में ये चैप्टर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर 3 के साथ जुड़े रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बहुत ही बेहतरीन इमेज मैंने लगा रखी है क्योंकि इस चैप्टर में हमें जानना है कि कैसे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक बच्चा माँ के पेट के अंदर 9 महीने होता है और किस तरीके से पार्चुरेशन नाम के मेथड से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक बच्चा है जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जिसे हम भ्रूण की झिल्ली कहते हैं, उसके अंदर है, रखा हुआ है, उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसके नेविल से, उसकी नाभि से एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू निकल रहा है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक टिश्यू से अधेर है जिसे हम कहते हैं यूटेरस या गर्भाशय। इसके अंदर होती है आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड जिससे न्यूट्रिशन दिया जाता है माँ से बच्चे को। बच्चे की जब डिलीवरी हो जाती है तो एम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, ताकि भविष्य में अगर कोई ऑर्गन डिफेक्ट हो बच्चे को तो उस स्टेम सेल से हम उन ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके और बच्चे को ऑर्गन डोनेट किया जा सके। सो आई होप दिस इमेज इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यही आपकी लाइफ है। 9 महीने तक एक माँ के पेट के अंदर रहने के बाद आप 90 साल का जो जीवन जीते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हालांकि ये फीलिंग हम बता नहीं सकते क्योंकि उस समय तो कुछ इतना सेंस रहता नहीं है, पर फिर भी कैसे ये डेवलप होगा आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट 6 में ये चैप्टर 3 है, ठीक है, यूनिट 6 आपकी रिप्रोडक्शन है। अब आपको पहले ही पता होना चाहिए फ्रॉम द क्लास 10th आप लोगों ने ये जाना कि जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हमेशा लेस डेवलप से हाई डेवलप की ओर हम जाते हैं। समझ में आ गई बात? जब भी कोई चैप्टर शुरू किया जाता है तो लेस डेवलप से हाई डेवलप की ओर जाते हैं हम। सो लेस डेवलप कौन होगा? बैक्टीरिया होगा, अमीबा होगा, प्रोटोजोअन्स होंगे, पैरामीशियम होगा, ये सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, फंजाई होगा। इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होगा और उसके बाद प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होगा, फिर ह्यूमन में कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो कुल मिला के ये
जो चैप्टर ही जो आपकी यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन की, उसमें जो चैप्टर आपकी लिस्ट है उसमें आप अगर देखोगे तो भी आपको यही सीक्वेंस मिलेगा, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यूनिट 6 का जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं? जो लेस डेवलप है यार। ह्यूमन बीइंग बहुत स्मार्ट है, इसका रिप्रोडक्शन के लिए इसे अलग से चैप्टर बना रखा है अपन लोगों ने, ठीक है। सो जो भी लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, इट मीन्स टू से दैट कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में विल टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इसमें। ना उसके बाद बात करते हैं प्लांट किंगडम की। भैया प्लांट को थोड़ी छोड़ सकते हैं, जैसे तुम्हारा अस्तित्व है वैसे ही धरती में इनका भी अस्तित्व है, इनकी भी डिग्निटी है, बिना इसके तुम नहीं, तुम्हारे बिना ये नहीं। तो ये तो भैया ऐसा है कि गिव एंड टेक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन की कहानी सुनाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्या है तो आपको पता है, मैंने क्लास 11th वाले बच्चों को भी अभी से ही पढ़ा दिया था कि 12th में आने के बाद कोई झिकझिक और मिगमिग नहीं हो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है हम पढ़ने वाले हैं, जो कि राइट नाउ मैंने ये चैप्टर उठाया है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की में। और मैं आपको एक चीज बता दूं पहले से ही मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में अगर इस पूरी यूनिट में सबसे बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कोई चैप्टर है तो वो है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि नीट भी जो है आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया है। नीट में जो भी सवाल आते हैं वो ऐसे सवाल आते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ो और रट्टा मारो और क्वेश्चन करके आओ। जनरल अवेयरनेस कितनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है, क्या कारण है पॉपुलेशन बढ़ने की, और कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं। ये सब सेक्सुअल अवेयरनेस के विषय हैं भैया, जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते पर करनी चाहिए। और क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक आपको यही बात करवाएगी। और आपको पता है कि जो भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक आपके बुक में दिए हैं उनसे क्वेश्चन आना जरूरी है यार, और आना भी चाहिए। इसलिए नीट का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, याद रखिए। सो इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि हम शुरू कर रहे हैं 3rd चैप्टर से, ठीक है। चलिए, सो ये दिख रहा है ना आपको, क्या है, स्पर्म एंट्री ले रहा है ओवा के अंदर, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होते हैं, वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यार समझ में आ गई बात। ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेल और फीमेल दो डिफरेंट बॉडी होती हैं ह्यूमन बीइंग में। जब इनके बीच में कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म रिलीज किए जाते हैं फीमेल बॉडी में, और ओवा से स्पर्म फर्टिलाइज करके एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है। वाह मैम, कितनी आसान सी बात है। पर क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली ये इतनी ही आसान सी चीज है जितनी मैंने बताई? तो इसका उत्तर है ना ना ना, अ बिग नो। ये प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने के बाद एक कंप्लीट बेबी डेवलप होता है। समझ आई बात? तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जीवन में क्यों है आपको समझ में? इतना कॉम्प्लेक्स जो आप खड़े हो जाते हैं, बड़ 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 बोलते हैं, कभी सोचा है आपने इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको वो माँ के पेट के अंदर ही सब कुछ डेवलप करके देता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंटेंट क्या क्या है और हमें पढ़ना क्या क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले। चलिए, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है आइए उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि थोड़ा मजा तो आ जाए, ठीक है। किसी भी रेसिपी को पकाने से पहले उसके अंदर डालना क्या क्या है वो तो डालना है, वो तो जान लें अपन लोग। चलो देखते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रही हूँ कि इसके अंदर हमको कैसी भूमिका बांधनी है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और टेस्टिस कौन से हार्मोन निकालता है, उन हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको 2 भागों में डिवाइड करवाऊंगी। एक पढ़ाऊंगी मैं डक्ट सिस्टम और एक पढ़ाऊंगी ग्लैंड्स के बारे में। डक्ट सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगी वासा इफ्रेंशिया के बारे में, एपिडाइमस के बारे में, वास डिफरेंस के बारे में। ग्लैंड्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी सेमिनल वेसिकल के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, काउपर्स ग्लैंड के बारे में। मैडम ये क्या बोल रही हो आप? पढ़ोगे तो जानोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेन वगैरह के क्या कॉम्पोजिशन होते हैं और किस तरीके से इजैकुलेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, ठीक है।
उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम वैसे ही कहानी चलेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन विच इज द ओवरी। ओवरी के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके डक्ट सिस्टम, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी फेलोपियन ट्यूब वगैरह के बारे में, यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी इनकी भी ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट द गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। बेसिकली आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा काम क्या होता है? आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है पहला तो हार्मोन बनाना और दूसरा स्पर्म बनाना, ठीक है। पहला हार्मोन बनाना, दूसरा स्पर्म बनाना। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? हार्मोन बनाना, ठीक है, हार्मोन बनाना और क्या बनाना? ओवा बनाना। डन हो गई इतनी बात। तो इसका मतलब ये कि दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे लिए क्या बना रहे हैं? गैमीट्स, ठीक है। दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे लिए क्या बना रहे हैं? गैमीट्स, ठीक है। ये गैमीट्स ही तो है आपके, ये भी गैमीट ही होता है। तो द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म बनता है, पर भैया ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये स्पर्म कैसे बनता है। हमने बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओवा बनता है, तो कैसे बनता है? द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। Process of sperm formation is called as spermatogenesis and the process of ova formation is oogenesis, ठीक है। Process of ova formation is oogenesis। डन हो गई इतनी बात। तो oogenesis और spermatogenesis को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। ओवा स्पर्म गैमीट होते हैं, गैमीट बनाने की कहानी को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गैमीट आपने बना लिए। अगर आपके स्पर्म की एंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गई, ठीक है, आपके स्पर्म की एंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गई तो भैया फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं होगा ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, पर हम मान रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तो अब क्या होगा? अब होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में बच्चा गर्भाशय में, यूट्रस में 9 महीने तक प्लेसेंटा के माध्यम से अटैच रहेगा। 9 महीने के बाद डिलीवरी होगी, कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन। पर अगर मान लीजिए स्पर्म की एंट्री नहीं हुई या ओवा इज फेल टू फर्टिलाइज विद द स्पर्म, इफ स्पर्म इज फेल टू फर्टिलाइज विद ओवा, देन व्हाट विल हैपन? द ओवा विल रिलीजेस बाय द बॉडी with the blood, this is called as menstrual cycle। समझ में आई बात? तो वो जो अनफर्टिलाइज्ड अंडा है, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, वो शरीर से बाहर आएगा। शरीर से अनफर्टिलाइज्ड अंडे के बाहर आने की कहानी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन में भी बहुत सारी स्टेजेस हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेज होती है मोरुला, फिर होती है ब्लास्टुला, फिर होती है गैस्ट्रुला, फिर होती है न्यूरुला, ठीक है। ये सारी स्टेजेस होती हैं। यूं ही कोई एक सेल का बच्चा इतना बड़ा बच्चा नहीं बन जाता, ठीक है। तो जब हम स्पर्म एंड ओवा को फर्टिलाइज करते हैं तो पहली जो सेल देखो, अगर स्पर्म ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या होते हैं? अगर स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा तो दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों? हैप्लॉइड होते हैं, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ओवा भी सिंगल एन है। जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये 2n स्ट्रक्चर बना और इस 2n स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। तो तुम सोचो कि जिस बच्चे को, जो बच्चा 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो का बच्चा पैदा हो रहा है, पहले वो सिर्फ सिंगल सेल स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या कहते थे? जाइगोट, जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। एक सेट आया पिताजी से, 23 आए पिताजी से और 23 आए माताजी से, और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम आ गए। अब इस जाइगोट में क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो, इस जाइगोट में होगा सेल डिवीजन, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब इन सेल्स में ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं मोरुला। मोरुला में होगा रीअरेंजमेंट, फिर स्टेज आएगी ब्लास्टुला,
ब्लास्टुला में और अरेंजमेंट तो कॉल्ड एज गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से बनने लगेंगे ऑर्गन, और ऑर्गन बनने के बाद बनेगा एक बेबी। एक और स्टेज होती है न्यूरला, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब बेबी डेवलप हो गया, बेबी इज अटैच्ड विद द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा मां से जुड़ा हुआ रहता है 9 महीने तक, ठीक है। इन सारी कंडीशन में, इन सारी चीजों में बहुत बड़ा रोल पता है किसका है? हार्मोन्स का। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये बहुत ही कम बखत चीज है यार। 9 महीने तक मां के पेट में बच्चे को फंसा के रखना भी ये हार्मोन का ही काम है। जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन नहीं होगा तो बच्चा कभी भी 9 महीने तक मां के पेट के अंदर नहीं फंसा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बेबी में इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन हो गया तो हम कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई वुमेन, प्रेगनेंसी कहते हैं इसको। और फिर होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वही मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, फिर एक बेबी का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद बेबी जो है वो जब उसका 9 महीने हो गया है तो बच्चा ही माँ को बताता है कि अब मुझे बाहर जाना है। और पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे एक छोटा बच्चा एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करता है और माँ को ही बताता है अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब मुझे मोह माया की दुनिया से बाहर जाना है। बच्चा ही बोलता है माँ को। तो मैडम वो बोलता है क्या कि मुझे बाहर जाना है? ये एक टाइप का रिफ्लेक्स है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और फिर जो है माँ धीरे धीरे करके अपना प्लेसेंटा डिटैच करती है और बच्चे के साथ वो प्लेसेंटा भी बाहर हो जाता है। जब पैदा हो गया बच्चा, ठीक है, पार्चुरेशन कहते हैं डिलीवरी को। और जब पैदा हो गया बच्चा तो अब माँ के पेट से जो बच्चा बाहर आया है उसमें भी अब उसके बाद क्या होगा? बच्चे को फीड कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बच्चा तो दाल चावल रोटी सब्जी खाना नहीं लगेगा। तो माँ का दूध पिएगा बच्चा, उसमें भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। कौन से हार्मोन हैं वो? आपके 2 हार्मोन्स मैंने पढ़ाए थे आपको 11th क्लास में। अगर किसी को नहीं पता है प्लीज आप जाके हार्मोन लगाइए, लेक्चर लगाइए। कौन से बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सा हार्मोन जो है माँ के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनवाता है और कौन सा हार्मोन मां की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को निकलवाता है। आइए आंसर आप ढूंढ के लाइएगा, मैं बता देती हूँ। आप दोनों में ढूंढ लेना, एक ऑक्सीटोसिन होता है एक प्रोलैक्टिन, पर दोनों के फंक्शन क्या है वो आपको ढूंढना है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो लेक्चर लगा हुआ है आप जाके पढ़ो उसको, ठीक है। सो ये आपका पूरा कंटेंट है जो इस चैप्टर में हमने डील करना है। समझ आ गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले मेल पढ़ लो, फिर फीमेल पढ़ लो, ठीक है। फिर वो क्या क्या बनाते हैं उनका डेवलपमेंट पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हो गया फर्टिलाइजेशन पढ़ लो। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तो मेंस्ट्रुअल पढ़ लो पहले, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ लो, फिर इम्प्लांटेशन पढ़ लो, डेवलपमेंट पढ़ लो, डिलीवरी पढ़ लो, लैक्टेशन पढ़ लो, खत्म। अब मैडम सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है पर क्या ये है? अरे है यार। ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन जो है, मुझे पता है तुम्हें बड़ा मजा आता है रिप्रोडक्शन पढ़ने में, ठीक है। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी को पढ़ना इज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। तो आप घबराओ मत यार, रिप्रोडक्शन में तो वैसी दुनियादारी के इंटरेस्ट होते हैं। छुप छुप के पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, इमेजेस देखते थे कि नहीं देखते थे, तो बस यहाँ मजा आने वाला है। चलो आगे देखते हैं। चलिए, सो एग्जैक्टली व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? नाम में काम छुपा है यार, रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको फिर से प्रोड्यूस करना है कुछ चीज, ठीक है। हमने बोला कि भैया इस फैक्ट्री में 1 बिस्किट से 2 बिस्किट बनाना है, तो हमने बोला कि इसका रिप्रोडक्शन बहुत बढ़ा दो, मतलब उसी चीज को प्रोड्यूस करना है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसा कुछ चीज बना रहा है, तो रिप्रोडक्शन हुआ ना। इट इज नॉट प्रोडक्शन, इट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो अपनी ही जैसी कोई चीज बना रहा है। अब यहाँ पे चीज कौन है? इंसान, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन है, रट लो इस चीज को। हो सकता है ऐसे ही नीट एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले और नहीं बनेगा तो फंस जाओगे, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस, इट इज नॉट अ मैनकाइंड प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। दुनिया में आए हो तो रिप्रोडक्शन आप हर ऑर्गेनिज्म करता ही है, ठीक है। इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग्स which is similar to their parents, ठीक है। Then the offspring grow, mature and turn to produce new offspring. तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म होता है वो बच्चे पैदा करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भी बच्चे पैदा करने लगता है। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो बनी रहती है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कैसे बच्चा रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भैया रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ट्रिमेंडस जो है, बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। ओके, तुम सोचो कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे जो है अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। डन हो गई इतनी बात। नाउ हर ह्यूमन बींग का, चलिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। सो एज वी नो दैट रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। ह्यूमन बींग जो होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बींग, ठीक है। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। डन हो गई इतनी बात। नाउ ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो चीजें चाहिए हैं। एक चाहिए है स्पर्म, ठीक है, एक चाहिए है स्पर्म और एक चाहिए है ओवा। डन हो गई इतनी बात। स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस करने की कहानी को, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस करने की कहानी को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? गैमीटोजेनेसिस। डन हो गई इतनी बात। उसके बाद स्पर्म एंड ओवा में क्या होता है बच्चों? स्पर्म एंड ओवा में क्या होता है बच्चों? ओवा भी बना देती हूँ। दोनों में होता है फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझते जाना, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन जो है ये होता है आपकी फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये होता है आपकी भैया फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट लेट मी ट्राई, ठीक है। सो ये आपकी हो गई फेलोपियन ट्यूब। डन, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म की एंट्री हुई, ध्यान से देखते जाना है ना। ओके, यहाँ से आपकी स्पर्म की एंट्री हुई और यहाँ से भैया ओवरी थी तो ओवरी ने एक ओवा दे दिया। यहाँ पर स्पर्म जो है इस तरीके से मूव करता आया, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होता है या हम मोटा मोटा लिख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। डन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो अंडा फर्टिलाइज हो गया है अब ये आएगा, ठीक है, अब ये आएगा और क्या होगा? अब ये अंडा यूट्रस में जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा इम्प्लांटेशन। आप मुझे बताइए कि इम्प्लांटेशन की जगह क्या होगी भैया? इम्प्लांटेशन की जगह है यूट्रस। इम्प्लांटेशन की जगह क्या हो गई? यूट्रस। अभी सिर्फ मैं आपको क्या सुना रही हूँ? इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद होगा डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। ये पहले होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में एक बेबी जो एक सेल का था वो मल्टी सेलुलर बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बहुत सारे ऑर्गन बन जाएंगे और फिर होगा इनमें पार्च्यूरेशन, ठीक है। क्या होगा भैया? पार्च्यूरेशन मतलब डिलीवरी। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नाउ अब ये जरूरी नहीं है कि हर गैमीट प्रोड्यूस करने वाला सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म जो गैमीट प्रोड्यूस करता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गैमीट तो प्रोड्यूस कर देते हैं पर रिप्रोडक्शन नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नहीं कर पाते वो, ठीक है। तो जो गैमीट प्रोड्यूस करे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे ये जरूरी नहीं है, पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला गैमीट प्रोड्यूस करे बिना नहीं कर सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब on the basis of sexual reproduction, on the basis of delivery of organism, the type of delivery of organism, there are three kinds of organism, ठीक है। तीन प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, किस प्रकार का डिलीवरी वो कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं ओवीपेरस, ठीक है। पहले क्या होते हैं? ओवीपेरस। दूसरे होते हैं वीवीपेरस, ठीक है, वीवीपेरस, ठीक है। और तीसरे होते हैं ओवोवीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस। अब आपकी जो एनसीईआरटी वो ओवोवीवीपेरस को वीवीपेरस ही कंसिडर कर रही है, ठीक है, ओवोपेरस। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझते जाना, एक एक चीज समझना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवर्ड प्रोडक्ट। अब कोई प्रोडक्ट नहीं है पर ठीक है, यही लिख देते हैं, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ किस प्रकार का वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। ओवीपेरस, ओवीपेरस का मतलब ये है कि ये एग ले करेंगे, ठीक है। ये क्या एग करेंगे बच्चों, एग ले करेंगे। डन हो गई बात। अंडा निकालते हैं, समझ में आई बात। इसमें कोई प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें कोई प्लेसेंटा नहीं बनता। प्लेसेंटा समझते हो ना, माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन इस प्लेसेंटा, मोटा मोटा भी ये जानो, मोटा मोटा जानो ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फीमेल जो आपके बर्ड होती है, ठीक है, बर्ड अंडा देती है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो जो बर्ड होती है उनके पास एक ओपनिंग होती है, द ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्लोएका, ठीक है। ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्लोएका। अब इस क्लोएका से बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। क्लोएका से जो बर्ड होती है वो एक्सक्रीशन भी करती है, ठीक है। क्या करती है, एक्सक्रीशन भी करती है, और इसी ओपनिंग से वो रिप्रोडक्शन भी करती है। बड़ी कमबख्त चीज है, ठीक है। तो बर्ड के पास एक ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं क्लोएका, क्लोएका से ये सारा काम कर देती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भैया जो है बर्ड मरी जा रही है, बच्चा पैदा करना है उसको, ठीक है। तो उनके पास एक मेल बर्ड आया। अब उन जो बर्ड होती है ना, उनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन भी नहीं होता, जैसे मेल पेनिस होता है ना, वैसे उनके पास नहीं होता। तो बर्ड से क्लोएका चिपक जाते हैं, और जो बर्ड होती है, मेल बर्ड होती है, वो अपना स्पर्म डिलीवर कर देती है फीमेल को। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो अपने चारों तरफ एक शेल बना लेती है। उस शेल के अंदर एक मटेरियल होता है कॉल्ड एज यॉक सैक, उसी से वो न्यूट्रिशन लेते रहते और बाद में उसी शेल के अंदर वो क्या बना देते हैं, एक एम्ब्रियो, एक बच्चा बना देते हैं। बाद में जब वो बच्चा अच्छा मैच्योर हो जाता है उस शेल के अंदर, तो उस शेल को वो बाहर निकाल देते हैं, शेल टूट जाता है और बच्चा बाहर निकल आता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, बच्चा पूरा डेवलप नहीं होता है, बच्चा बाहर भी आकर एग ले कर देंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अंदर बच्चा डेवलप होगा, शेल फूट जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आई। ओविपेरस की क्या होता है, क्लोएका चिपका, स्पर्म दिया गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, अब उसके अंदर होता है यॉक सैक जिससे वो न्यूट्रिशन लेगा, काहे के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एग को बाहर निकाल दिया गया, धीरे धीरे यॉक सैक के माध्यम से जो येलो नहीं पार्ट होता उसको यॉक कहते हैं, उसको यूज कर करके जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, वो बड़ा हो जाएगा, एग शेल टूट जाएगा, बच्चा बाहर जाएगा, ठीक है। विविपेरस, ठीक है। इसमें नो कॉपुलेटरी ऑर्गन लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। नो कॉपुलेटरी ऑर्गन, यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, बर्ड्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, बर्ड्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। डन। तो यहाँ पर क्या होगा, नो कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो ये अपने स्पर्म कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं कैसे, द स्पर्म ट्रांसफर बाय द क्लोएकल किस, ठीक है। किस किस किस, क्लोएका से क्लोएका को चिपका लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं विविपेरस, ठीक है। ये विविपेरस जो होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। ये किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। जवान लोगों को, बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस। क्या इनमें प्लेसेंटा होता है, जी हाँ, प्लेसेंटा इनमें पाया जाता है, जो कि न्यूट्रिशन देता है माँ से बच्चे को, ठीक है। ओवोविविपेरस के साथ कहानी ये है कि ये अपने अंदर, ध्यान समझना, ये अपने अंदर प्लेसेंटा नहीं बनाते, ठीक है। ये अपने अंदर प्लेसेंटा नहीं बनाते, ये अपने बच्चे को एग शेल के अंदर रखे रहते हैं। बर्ड्स में क्या होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो एग शेल के अंदर बाहर होता है, पर ओवोविविपेरस के साथ कहानी क्या है पता है तुम्हें, वो उस एग शेल वाले अंडे को अपने अंदर रखे रहते हैं और वहीं उस एग शेल के अंदर वो उसे डेवलप करते रहते। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एग शेल को जो है हैच कर देते हैं, फोड़ देते हैं, और फिर छोटे से बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो जब विविपेरस और ओवोविविपेरस में अंतर ये है कि ओवोविविपेरस में प्लेसेंटा नहीं होता, ठीक है। ओवोविविपेरस में प्लेसेंटा नहीं होता है, ये न्यूट्रिशन यॉक सैक से लेते हैं, ये न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से लेते हैं, दोनों में बच्चे ही बाहर आ रहे हैं। पर ये एग्जैक्टली जैसे अंडे वाला था ना, वैसे ही है, ये यॉक सैक से लेते थे, ये भी यॉक सैक से लेते थे, बस इनका अंडा फटा नहीं, इनका अंडा पेट के अंदर फट गया और फिर बच्चे को बाहर इनने किया। सो इस तरीके से डिलीवरी प्रोडक्ट के आधार पर हमारे पास 3 ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं यार। कौन कौन से, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपकी एनसीईआरटी इस ओवोविविपेरस को विविपेरस ही कंसीडर करती है। तो वी मतलब हम लोग, ची मतलब ओवोविविपेरस। डन हो गया इतनी बात, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। आइए, सो ये समझ में आया, human beings are sexually reproducing organism and if you want to reproduce you need the gametes by the process of
गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस थोड़ा मिलता है और थोड़ा नहीं भी मिलता है। मेल बॉडी में कंटिन्यूसली 80 साल तक बुढ़े होते, कई तो ऐसे होते हैं जो बुढ़े हो जाते हैं तो भी स्पर्म डिलीवर करते ही रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल होता है वो कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करता रहता है, मतलब स्पर्म बनाता रहता है। पर जो फीमेल होती है बच्चों, उनकी एक एज लिमिट होती है 45, 50, इसके बाद 55, ठीक है, इसके बाद वो ओवा मैच्योर नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास ओवरी में उतने ओवा है ही नहीं। तो यहाँ पर फीमेल जो है उनके साथ लिमिटेशन है कि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही ओवा बना सकती है, उतने टाइम तक ही बच्चा पैदा कर सकती है। पर भाई मेल के अंदर कोई कंट्रोल नहीं, मेल तो अनलिमिटेड जो है अनिश्चित कालीन तक स्पर्म बना सकता है क्योंकि उसके अंदर नए स्पर्म बनते हैं। ह्यूमन फीमेल बॉडी में ओवा जो है बना रखा है, बस उसे मैच्योर करना है। ठीक है, पर दोनों में अल्टीमेटली आपको अपने गैमीट तो बनाना ही है। ठीक है, चाहे मैच्योर करना हो चाहे नया बनाना हो। तो गैमीटोजेनेसिस से पहले गैमीट बनाओ। ठीक है, उसके बाद उस गैमीट को ध्यान से समझो, मेरी बात को देखो। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया, मेल बॉडी में स्पर्म को बना लिया, तो अब उस स्पर्म को फीमेल बॉडी में रिलीज भी तो करना है यार। तो उस रिलीज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन को मेल पेनिस के द्वारा फीमेल में रिलीज किया जाता है स्पर्म को। ठीक है, तो इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल, जिसके माध्यम से मेल बॉडी के स्पर्म को फीमेल में रिलीज किया जाता है। अच्छा, इंसेमिनेशन भी दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे कि कोई गाय भैंस है, ध्यान से समझना, कोई गाय भैंस है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो गाय है ये जो बच्चा पैदा करे, वो जो काफ पैदा करे, वो एकदम बिल्कुल अच्छी ब्रीड का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं तुमको पता है, आर्टिफिशियली किसी अच्छे मेल के स्पर्म को उनके जो है यूट्रस में पहुंचा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेचुरल के लिए मेल पेनिस की आवश्यकता है। डन हो गई। सो दिस इज द इंसेमिनेशन। ठीक है, आइए, जैसे इंसेमिनेट होगा, ठीक है, रास्ते में बहुत भीड़ लगेगी, मिलियंस ऑफ स्पर्म, यार मिलियंस ऑफ स्पर्म घूमेंगे, पर फर्टिलाइज एक ही करेगा। एक स्पर्म के घुस जाने के बाद पूरी मेम्ब्रेन फ्रीज हो जाती है ओवा की, और दूसरे स्पर्म्स को एंट्री नहीं देती। कैसे फ्रीज करेंगे अपन लोग पढ़ेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो जब स्पर्म एंट्री ले रहा है फीमेल बॉडी के अंदर या फीमेल ओवा के अंदर, तो सिर्फ एक लेगा, बाकी नहीं लेंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। कुछ तो रास्ते में मर जाएंगे, कुछ तो थक जाएंगे, कुछ तो चल नहीं पाएंगे, कुछ की वहीं मृत्यु हो जाएगी, और बहुत सारे चिपके रहेंगे। जीतेगा वही जो अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो जाइगोट है, जाइगोट क्या होगा, इम्प्लांट होगा। ठीक है, क्या होगा भैया, इम्प्लांट होगा। पर ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों कि डायरेक्टली जाइगोट बना और जाके इम्प्लांट हो जाए। पहले क्या करना पड़ता है, जाइगोट को थोड़ा सेल डिवाइड करवाना पड़ता है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसके पास एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। अब तुम ये मत पूछना कि डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो होता क्या है कि अब हम जाइगोट को डायरेक्टली यूट्रस में जाके नहीं फंसा जा सकते, जाके कि जा तू फंस जा, पहले उसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो कब तक डिवाइड करना पड़ता है, ब्लास्टुला स्टेज तक। पहले मोरुला होती, फिर ब्लास्टुला होती। मैडम ये क्या है यार, अभी हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट तो देख लो यार। ठीक है, उसके बाद उसे इम्प्लांट करो। इम्प्लांट के बाद गेस्टेशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन कितना है, बोलेंगे 9 मंथ्स। ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स। 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रही थी, ये देखो जाइगोट डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड होते जा रही और फिर इम्प्लांट होगा। ठीक है, उसके बाद विल टॉक अबाउट, उसके बाद होगी बच्चे की डिलीवरी। आप देखो कैसे निकाला जा रहा है बच्चे को सिर की तरफ से, और उसके बाद जो है बच्चे का गेस्टेशन पीरियड खत्म, डिलीवरी खत्म, अब होगा लैक्टेशन। ठीक है, तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ये कब देखे जाते हैं, बचपन से ही जो लड़की होती है वो माँ बन सकती है क्या, मुझे बताओ। बचपन से नहीं बन सकती ना, एक एज के बाद बनती है, और उस एज को, उस सर्टेन एज के आने के बाद जब लड़की माँ बन पाए, ठीक है, या लड़का स्पर्म प्रोड्यूस कर पाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, सो एक सर्टेन एज के बाद जब मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर पाता है और फीमेल मां बन पाती है या ओवा मैच्योर कर पाती है, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टल स्टेज। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का रोल है, आइए देखते हैं। मैन में तो एक ही है भैया, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा देती हूँ मैं आपको। ओ हो, अरे एक सेकेंड, ओके आ जाओ।
अब थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखो मेरी बात, ठीक है। चलो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है बच्चों, थोड़ा सा देख लो, क्योंकि फिर मैं अब आपको क्या पढ़ाऊंगी, डायरेक्ट मेल से शुरू करेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैडम हमें पता है, आप हमें मत बताइए, हमें पता है कि टेस्टिस होता है और ओवरी होती है, क्या एग्जैक्टली ऐसे ही होता है? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है क्या? चलो आओ देखो रे, आओ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम पढ़ लेते हैं, एक साइड मेल का, ठीक है, एक साइड मेल का और दूसरे साइड फीमेल का। चलो, एक साइड मेल का पढ़ा देती हूँ और दूसरे साइड फीमेल का पढ़ा देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, अब मेल में एक हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। और दूसरे में हम पढ़ रहे हैं मेल में ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डन, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और यहाँ पर भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। फटाफट से देखो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल में आपने कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़ने हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, चलो देखो, इसको हम दूसरा नाम और क्या देखते हैं पता तुम्हें? नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। नेसेसरी समझते हो? जीवन में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अगर वो नहीं होंगी तो इनका भी कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? क्या समझे आप? नीट आप तभी दे सकते हो जो 12th पास हो गए। 12th पास हुए बिना नीट कैसे दे पाओगे? तो 12th पास करना इज द नेसेसिटी ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। 12th नहीं पास करोगे तो नीट दे भी लोगे, देना तो मिलेगा नहीं, पर अगर मान लो कैसे जो है तो चोरी चकारी करके पहुंच भी गए तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हमेशा हम नेसेसरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जरूरत है, इनके बिना काम नहीं बन सकता है, ठीक है। और नेसेसरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग मेल में पढ़ेंगे टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, सेम चीज यहाँ भी चलेगी, यहाँ पर भी नेसेसरी एसेसरी, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। 12th में अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो 12th की पढ़ाई नीट को क्रैक करने में मदद करेगी, ठीक है। सो नीट इज द एसेसरी सेक्स ऑर्गन बट 12th इज द एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो नेसेसरी जो है भाई, अगर आप नीट कर लोगे तो 12th भी आपका भला हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो नेसेसरी को हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखो। इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है डक्ट सिस्टम, ध्यान से सुनो, एक हमें पढ़ना है पूरा इसका डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम मतलब बच्चों पाइप, डक्ट सिस्टम का मतलब है पाइप, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स और पाइप्स, ठीक है। अब पाइप कहाँ पे लिख दूं? डक्ट सिस्टम को यहाँ पे लिख दूं क्या? आ जाओ, डक्ट सिस्टम को यहाँ पे लिख दूं क्या? कहाँ लिखूं यार, यहाँ पे फिर जगह नहीं मिलेगी। चलो अगले पेज पे लिख देती हूँ, मेल का इधर लिख देती हूँ। चलो मेल डक्ट सिस्टम, अभी मैं पूरा मेल का फीमेल का दोनों को बता देती हूँ। मेल में डक्ट सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। मेल में डक्ट सिस्टम में व्हाट यू हैव टू लर्न, आइए देखते हैं। चलो रे मेरे बच्चों, अब देखो डक्ट सिस्टम के बारे में। डक्ट का मतलब ये होता है कि जो एसेसरी पार्ट होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जैसे कि डक्ट सिस्टम देख रहे हैं, एसेसरी पार्ट में दो चीजें हमको पढ़ना है। कौन कौन सी पाइप इन्वॉल्व है, कौन कौन सी पाइप का मतलब होता है कि कौन सी पाइप में से स्पर्म निकलते हैं, कौन से बाहर जाते हैं, कहाँ पे मैच्योर होते हैं, वो सब हम डक्ट सिस्टम में पढ़ेंगे। और ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे कि किन किन ग्लैंड्स के सिक्रीशन से उन डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है, एकोमोडेशन मिलता है। आओ देखते हैं। चलो, सो डक्ट सिस्टम में आपने सबसे पहले पढ़नी है एक डक्ट जिसका नाम है वास इफरेंस, ठीक है। सबसे पहले हम डक्ट पढ़ेंगे वास इफरेंस, ठीक है। वास इफरेंस वो डक्ट होती हैं, नंबर ऑफ डक्ट्स होती हैं, ठीक है, एक से ज्यादा होती हैं, जो कि स्पर्म को टेस्टिस से लेकर बाहर निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको वासा इफ्रेंशिया भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्पर्म है वो जाता है एपिडिडाइमिस में, ठीक है, जहां पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है, स्पर्म को मैच्योर किया जाता है।
जाता है, ठीक है। जो स्पर्म आ रहे हैं टेस्टिस से वो अभी इतने मैच्योर नहीं, उनकी आंखें बंद हैं, ठीक है, उनकी आंखें खुलेंगी एपिडिडाइमस में। 2 से 3 हफ्ते तक स्पर्म्स को हम एपिडिडाइमस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पर्म जो है वो बाहर निकलेगा वासा डिफरेंशिया से, या इसको हम वास डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। डन हो गई बात, ठीक। सो ये हमारे डक्ट सिस्टम हो गए, इतनी डक्ट इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। साथ ही साथ मेल डक्ट सिस्टम में और हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया टेस्टिस हो गया, और इसके साथ ही हमको ये बात करनी है कि इसमें हमको बात करनी है पेनिस में, ठीक है। पेनिस के बारे में बात करें, जो कि एक आपका एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डक्ट में ही लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी यूरिथ्रल मीटस होता है, तो यहाँ पर मैं मेल पेनिस यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद विल टॉक अबाउट द ग्लैंड्स, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले जो ग्लैंड इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं समाइनल वेजाइकल, ठीक है, जो समाइनल फ्लूइड निकालते हैं, जिसमें फ्रक्टोज होता है। फिर मैं बात करूंगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैल्शियम प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह होते हैं, चेस्टनट शेप की होती है। उसके बाद थर्ड जो ग्लैंड है वो है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, या इसे हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक। डन हो गई इतनी बात। चलिए उसके बाद डक्ट में एक और डक्ट ऐड करनी है आपको, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट भी पढ़नी है आपको इसमें, ठीक है, जो कि 2 सिक्रीशन से ज्वाइन होती है। डन। उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये कहानी हो गई आपकी मेल की, ठीक है। प्राइमरी में क्या क्या पढ़ा, सेकेंडरी में आपने क्या क्या पढ़ा, आइए उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपने पढ़ना है क्या क्या, आपने पढ़ना है बेटा, और कलर से लिखती हूँ, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग यूट्रस, यूट्रस, ठीक है, वेजिना, वेजिना, वल्वा, ठीक है, वल्वा। डन, ठीक, वेजिना वल्वा। उसके बाद इसमें भी आप ग्लैंड्स लिख लो। ग्लैंड्स कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे इसमें, फीमेल में हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, बच्चों यहीं पे लिख देती हूँ, मेमरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे, मेमरी ग्लैंड जो मिल्क बनाती है, ठीक। डन। और ओवरी खुद एक ग्लैंड भी है, ठीक। सो ये आपका पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इतने आपको पढ़ने, इनकी पोजीशन, इनकी इंपॉर्टेंस, इनका सिक्रीशन, ठीक है, ये आपको, और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी, ठीक। ये कहानी आपको पूरी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं। डन हो गई ना इतनी बात, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। चलो अब देखते हैं कहानी क्या है। अब कहानी ये है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अच्छा थोड़ा सा और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जो मेरा थोड़ा सा और, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है, ये एक हार्मोन निकालता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ फीमेल के साथ भी ऐसा ही है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 प्रकार के सिस्टम इन्वॉल्व है। प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कॉन्जेनाइटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये कैसे होते हैं, कॉन्जेनाइटल, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना, ये कैसे होते हैं, कॉन्जेनाइटल, ठीक है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। बर्थ के समय से ही ये वाले, देखो बर्थ को वैसे मैंने गिचर पिचर किया क्यों है, ठीक है। बर्थ के समय से ही ये यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, डेवलप्ड आफ्टर प्यूबर्टी, नॉट बर्थ, प्यूबर्टी, ठीक है। तो जो जवान होने के बाद, ठीक है, जवान होने के बाद 14-15 के साल के बाद जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। और जो जन्म से ही पड़े होते हैं, बने होते हैं, इनका में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होता, बस स्पर्म बनाते, ओवा नहीं, ओवा बनाते, स्पर्म बनाते, वो प्यूबर्टी के बाद, पर बने ये जन्म से रहते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते क्या है, ये समझ में आ गया आपको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो जन्म से प्रेजेंट हो, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो प्यूबर्टी के बाद डेवलप होते हैं, ठीक है, डेवलप ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। चलो आगे देखते हैं क्या बोला मैंने।
सो ये आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में भी हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात भी करेंगे। और ये जो मैंने इमेज लगाई है अभी इसकी जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये बता रहा है कि प्यूबर्टी जब होती है तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इसमें कौन सा चेंज होता है, फीमेल में कौन सा चेंज होता है, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसका भी फंक्शन पढ़ा दूंगी। डन हो गई इतनी बात। चलिए अब आपको थोड़ी सी और चीजें बताती हूँ, ठीक है। टेस्टिस प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल, ये गैमीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करते हैं मेरे बच्चों, हार्मोन, ठीक है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, ओवरी प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अभी मैं सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करूंगी क्योंकि पहला मेल ही है, ठीक है। अब इनको देखो, पहले टेस्टिस था, ठीक है, टेस्टिस डेवलप हुआ, पर टेस्टिस को कौन बताता है कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन निकालना है, टेस्टिस को कौन ये बताता है कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन निकालना है, टेस्टिस को बताता है आपका LH, ठीक है, कौन बताता है, LH, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग एक हार्मोन है जो कि आपका बताता है टेस्टिस एंड ओवरी को कि भैया तुम अपने हार्मोन निकालना शुरू करो क्योंकि अब तुम्हारे शरीर में स्पर्म एंड ओवा को बनवाना है। मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को, क्या बोला मैंने, टेस्टिस एंड ओवा जो है, ओवरी जो है, इनको कैसे पता चलता है कि बॉडी जो है जवान हो चुकी है, इनको बताते हैं LH और FSH की काम करो। कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी से। इसका मैं पूरा मैकेनिज्म भी आपको पढ़ाऊंगी, बस इतनी बात अभी के लिए काफी है। Secondary sex organs perform important function in the reproduction but neither produce the gamete or secrete sex hormones। समझ में आई बात। So primary sex organ का काम ये होता है कि वही गैमीट बनाएंगे और वही हार्मोन बनाएंगे, पर सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं ये ना तो गैमीट बना सकते हैं और ना ही कोई सेक्स हार्मोन बना सकते हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आप अपने कॉपी में इन स्लाइड से लिखते जाओ। इतने सटीक नोट्स कोई नहीं देगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स होती हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि प्रोस्टेट, सेमिनल वेजिकल, वास डिफरेंस, पेनिस, ये सब एसेसरी पार्ट होते हैं। डक्ट पूरा एसेसरी पार्ट है, पूरी ग्लैंड्स उनका एसेसरी पार्ट है। पर आप ये ध्यान समझना, ग्लैंड सिक्रीशन दे रही है, ग्लैंड्स में सिक्रीशन है, हार्मोन कौन निकाल रहा है, नेसेसरी पार्ट मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, पर बाकी सिक्रीशन जो है वो आपकी ग्लैंड्स देंगी, जैसे सेमिनल वेजिकल हो गया, वास डिफरेंस हो गया, पेनिस हो गए, पेनिस कुछ नहीं निकालता, वास सेमिनल वेजिकल हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, कॉपर ग्लैंड हो गई, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया कि प्राइमरी सेक्सुअल जो ऑर्गन होते हैं ये हार्मोन और गैमीट बनाते हैं। एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन प्यूबर्टी के बाद से डेवलप अच्छे बढ़िया होने लगते हैं और उसके बाद फिर वो हेल्प करते हैं, सिक्रीशन वगैरह देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, पैसेज देते हैं स्पर्म वगैरह के बाहर आने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द मेल एंड फीमेल, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे अभी काम आएंगे। सो घबराइयो मत, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों को, ठीक है। सो ये है आपका पूरा यूनिट 6 का रिप्रोडक्शन, आपका जो पहला पैराग्राफ है आपका, दैट आपको पता है कि हम बिना NCERT के कुछ भी नहीं करते। सो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है वो एक बार देख लेते हैं, जिससे मेरे बच्चों को आज की क्लास जो है वो एक बार रिवाइज हो जाए। आइए देखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होती है उसका डिलीवरी तक। फिर मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी प्रोडक्ट कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और कैसे वो काम करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जन्म से होता है, सेकेंडरी जो है प्यूबर्टी के बाद डेवलप होते हैं, पर डेवलपमेंट उनका कब होता है, सेकेंडरी प्यूबर्टी के बाद डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पूरे उनके पार्ट्स बता दिए और अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थोड़ी सी ब्यूटी, क्योंकि NCERT के एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपके लिए अमृत है और उस अमृत की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आइए देखते हैं, ठीक है। जो जो मुझे बताना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, बाकी तो फिर आप समझदार हो। ओके, देखिए, बायोलॉजी इज द एसेंस, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, अगर नहीं इंपॉर्टेंट तो आप इस पैराग्राफ को स्किप भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी। बायोलॉजी इज द एसेंस, बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वाइल इंडिविजुअल, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा यार, मुझे दिख ही नहीं रहा है ना। So while individual organism die without fail, species continue to live through the millions of years unless threatened by the natural and anthropic extinction, ठीक है।
मरने के बाद नया ऑर्गेनिज्म आता है, अगर नेचुरल कैलामिटीज कुछ गड़बड़ न कर दें, एक्सटेंशन पे ना जाओ, बात अलग है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ठीक है। ये एक वाइटल प्रोसेस है और बहुत समय तक रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वो जो हीट होती है ना बॉडी की, उसको निकालना जरूरी होता है, ओके। ईच इंडिविजुअल लीव्स प्रोजेनी बाय द सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स, ठीक है। आपको पता है कि देयर आर एन नंबर काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भैया, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, ये हमें पता ही है कि नए वेरिएंट्स आते हैं। अच्छा, वेरिएंट्स का मतलब समझ में आया आपको? यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए वेरिएंट्स आते हैं, समझ में आई बात? जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, एक बच्चे, एक जनरेशन आई, दूसरी जनरेशन आई, तीसरी जनरेशन आई, तो हमेशा जो बच्चा होता है वो अपनी पहली जनरेशन के ज़्यादा पास होता है। अब अगर मेरे 14वीं जनरेशन से पूछो कि तुम शिप्रा मैडम से कितने सिमिलर हो, तो बहुत डिसिमिलर होगा। वो मेरे से ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं मैच होगी, पर वो अपने माँ बाप से ज़्यादा सिमिलर होगा। मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा सिमिलर हूँ, पर मेरा बच्चा मेरे माँ बाप से ज़्यादा सिमिलर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो वेरिएंट्स मिलते हैं आपको, हमेशा कंटिन्यूसली कुछ नए नए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस आपको आ रहे हैं ना, जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता जा रहा है, 720 में से 720 नंबर आजकल आ रहे हैं नीट में, तो ये भैया वेरिएंट ही आ रहे हैं, पहले के लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। चलो ओके, इस यूनिट में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद पूरा फ्लावरिंग प्लांट का डिटेल पढ़ेंगे, ह्यूमन का डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। कुल मिला के ये जो है ये इसकी समरी है कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। जान हो गई इतनी बात? चलो, अब ये किसकी एनसीईआरटी बूटी है? ये किसकी एनसीईआरटी बूटी है मेरे बच्चों? ये है आपकी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, देखो एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, आपके एनसीईआरटी में लिखा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देखो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और कैसा होता है? विविपेरस। इस विविपेरस के चक्कर में मुझे ओवो विविपेरस भी बताना पड़ा, ओविपेरस भी बताना पड़ा, पर मैं थकी नहीं, मैं हारी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी ना कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओवोपेरस क्या होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन इंक्लूड द गैमेटोजेनेसिस, पढ़ा हम लोगों ने, क्या बनाना? गैमेट बनाना। मेल का गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। ओवा का, फीमेल का गैमेट क्या होता है? ओवा होता है। जब हम लोग ये बना लेते हैं तो स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसीमिनेशन कहते हैं। फिर जब स्पर्म पहुंच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है रे मेरे बच्चों? जाइगोट। और जाइगोट क्या ऐसे ही इम्प्लांट हो जाएगा क्या? जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, पढ़ाया मैंने आपको। क्या जाइगोट ऐसे यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। जाइगोट को इम्प्लांट होने के लिए थोड़ा सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डेवलपमेंट। किस स्टेज पे वो इम्प्लांट होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सीक्वेंस में बताइए, सबसे पहले क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है, फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी, फिर क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? डेवलपमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, डेवलपमेंट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक डेवलपमेंट हुआ, फिर इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन के बाद फिर कौन सी प्रोसेस आती है? गेस्टेशन। और फिर 9 महीने के बाद क्या होता है? पार्च्यूरेशन, ओके। पर ये सब कब हो सकता है? जब आप जवान हो जाएं, जब आप प्यूबर्टल स्टेज पे आ जाएं, ठीक है। 13 से 14 साल ये जो एज होती है, दिस इज द प्यूबर्टल स्टेज, ठीक है। और ये कहानी तब शुरू होती है जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनना मेल में और बाकी फीमेल हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। कहां पर? फीमेल में, ठीक है। डन हो गई इतनी बात, ओके। अब हम यहाँ पर रिमार्केबल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल बॉडी में, ठीक है। जैसे मेल क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है, ठीक है। फीमेल बॉडी में मैंने बताया ना आपको, मरते दम तक स्पर्म बनते रहते हैं, 80 साल तक बनते रहते हैं। पर फीमेल बॉडी की कहानी अलग है। फीमेल बॉडी को प्यूबर्टल स्टेज तक, ठीक है। आपको पता है, जन्म के बाद एक कहानी सुना देती हूं मैं, और अपने दिमाग में ये बेस बना के याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर मैं आपको नहीं बताऊंगी, बताती तो हूं 10 बार। सो ओवरी जो होती है, ओवरी के पास भयंकर वाले ओवा होते हैं, ठीक है। समय के जन्म जब हो जाता है बच्ची का, लड़की का, ठीक है, फीमेल का,
तो ये जो ओवा होते हैं इनका नंबर कम होता है, नंबर कम होते 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 इतना कम हो जाता है कि हर महीने जब हम एक ओवरी से एक ओवा डेवलप करते हैं तो हम सिर्फ 55 साल तक ही, मैक्सिमम 57-58 साल तक ही, वो बहुत लकीली बहुत कम औरतें होती होंगी जो ज़्यादा ओवर डेवलप करती हैं ज़्यादा टाइम तक, तो 55-56 साल तक हर महीने एक ओवरी, अब तुम कैलकुलेट कर लेना 55 ईयर्स तक 12 मंथ्स तक हर अल्टरनेट ओवरी एक एक ओवा डेवलप करती है। फिर उसके बाद क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसके पास ओवा ही खत्म हो जाते हैं और इस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। मेल के साथ ये कहानी नहीं होती क्योंकि मेल में स्पर्म बनाने का पावर कभी भी खत्म नहीं होता, पर फीमेल में ओवरी जो है वो उतने ही ओवा कभी भी नया नहीं बन सकता, ओवा सिर्फ डेवलप होता है, जितने ओवा बन गए वो कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो आज हम लोगों ने क्या सीख लिया वो देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पहले लेक्चर में बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा? पहले लेक्चर में हमने सीखा एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एनसीईआरटी का पहला पैरा कंप्लीट किया और हमने ये जाना कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बच्चे पैदा करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इवेंट्स हमने जाने कि कौन कौन से फॉलो करने हैं आपको डिलीवरी तक। आपने ये जाना ओवो पैरस, वीवी पैरस, और आपने जाने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द मेल एंड फीमेल, और हमने पढ़ी अपनी एनसीईआरटी। आई होप कि ये जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगी, पता है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि आपको एग्जामिन करना है ना मेल और फीमेल को। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 12th बायोलॉजी। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए, लेक्चर्स के लिए इंतजार करते रहिए अपने घर पर, और मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं शुभ्रा तिवारी। थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।